बार ग्राफ के बाद आता है पाई चार्ट। देखिए, घरेलू खर्चा जो होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, या क्रिकेट में आप कभी टीवी पे देखते एक सर्किल से बना के बाउंड्री दिखाता है। क्रिकेट मैच में भी पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक आदमी की कुल कमाई का खर्चा 40% फूड पे खर्च कर देता है, 10% मोबाइल पे खर्च कर देता है, 25% रेंट पे खर्च कर देता है और 25% सेविंग पे खर्च कर देता है। ये जो घरेलू खर्चा बताया, ये पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर की ये एरिया, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो सेक्टर का एरिया होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल होता है, सारे एंगल का सम 360 होता है। सारे एंगल का सम 360 डिग्री। पाई चार्ट is a relative frequency distribution. Pie chart is a relative frequency distribution. It consists a circle which is divided into various sector. Area of each sector is proportional to the frequency. Area of each sector is proportional to the frequency. There is a concept of central angle. Central angle equal to frequency upon total frequency into 360 degree. Pie chart is a relative frequency distribution. It consists of a circle which is divided into various sector. Area of each sector is proportional to the frequency. There is a concept of central angle. Central angle equal to frequency upon total frequency into 360 degree.
होगा 100%। Pie chart is a two-dimensional diagram. Household expenditure and 5-year outlay plan, पंचवर्षीय योजना, are the appropriate example of presenting the data in form of pie chart. Pie chart is a two-dimensional diagram. Household expenditure and 5-year outlay plan are the appropriate example of presenting the data in form of pie chart. का एक क्वेश्चन आता है, टैक्स और रेवेन्यू से बोलते हैं कंपोनेंट्स, टीडीएस, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, 20, 12, 35, 23। अब हमें बोला टीडीएस का सेंट्रल एंगल बताओ, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट सेंट्रल एंगल का सम बताओ। हम सारे सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे, इन सब का टोटल हो रहा है 90। फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360, तो ये आ गया 80 डिग्री। 12 अपॉन 90 इंटू 360, ये आ गया 48 डिग्री। 35 अपॉन 90 इंटू 360, 140 डिग्री। 23 अपॉन 90 इंटू 360 डिग्री, 92 डिग्री। टीडीएस का सेंट्रल एंगल का आंसर हो गया 80 डिग्री।
स्मॉलेस्ट कौन है 48, हाईएस्ट कौन है 140, 48 प्लस 140 188 पे टिक कर देना। हाईएस्ट कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल का सम, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट सेंट्रल एंगल का सम, सर्विस टैक्स। लास्ट टॉपिक आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। में पहले नंबर पे होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं आता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 5, 15, 20। रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं आता। इसको विड्थ से भी लेना देना है और हाइट से भी लेना देना है। इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 5, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? तो जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है जब इनमें इक्वल विड्थ है। कैसी विड्थ है? तो स्टैट्स में विड्थ इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है। एक जगह 5 का गैप, एक जगह 15 का गैप, एक जगह 30 का गैप, तो उसे इक्वल में कन्वर्ट किया जाता है। तो हिस्टोग्राम इट इज एन एरिया डायग्राम। इट इज एन एरिया डायग्राम। देयर इज नो गैप between the rectangles. It is applicable for continuous variable and
type of classification. While constructing the histogram, both height and width are taken into consideration. So it is two-dimensional diagram. स्टैट्स का सिलेबस ओवर, बस थोड़ा सा बचाइए. In histogram, height of rectangle is proportional frequency if class width is equal. If class width is not equal, height of rectangle is proportional frequency density
Mod can be determined graphically. Using histogram curve. Height of rectangle is proportional to frequency if class width is equal. If class width is not equal, height of rectangle is proportional to frequency density. और हिस्टोग्राम से क्या निकाला जा सकता है? मॉड. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोग्राम से क्या निकालते हैं? मॉड. और मीडियन से क्या निकालते हैं? ओजाइव. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का रेक्टेंगल होता है ना, तो ऐसे कर्व में मिलाने पर जो पॉइंट मिलता है ना, वो मॉड होता है. हिस्टोग्राम के बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. जो हिस्टोग्राम होता है के जो मिड पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट को मिलाने से जो कर्व बनता है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है. इट इज अ कर्व विच इज मेड बाय joining the midpoints of rectangles of histogram. It has the same area as histogram. It has the same area as histogram. इसका एरिया भी उतना ही होता है.
के बाद आता है ओजाइव। ओजाइव दो टाइप का होता है। पहला कहलाता है लेस देन ओजाइव, दूसरा कहलाता है मोर देन ओजाइव। तो फर्स्ट होता है लेस देन ओजाइव, की जो कर्व होती है वो ऐसे एस शेप्ड होता है। एस शेप्ड, कैसा? एस शेप। इट इज एस शेप्ड कर्व which is made by taking upper limit as x coordinate। x coordinate को बोलते हैं एब्सिसा, एंड करस्पॉन्डिंग CF as y coordinate। y coordinate को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, x और y के पॉइंट्स प्लॉट होते हैं। इस x को बोलते हैं एब्सिसा और इस y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो x किसको लेते हैं? अपर लिमिट को। किसको लेते हैं? और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या लेते हैं? y कोऑर्डिनेट। जैसे ये वर्ड है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो इसकी अपर लिमिट क्या हुई और सामने क्या लिखी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये लेता है 10 और 15, 20 और 25, अपर लिमिट को लेता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेता है। Taking upper limit as x coordinate abscissa and corresponding CF as y coordinate ordinate। सेकंड होता है मोर देन ओजाइव। मोर देन ओजाइव भी एस शेप होता है। इट इज आल्सो एस शेप्ड कर्व which is made by taking lower limit
as x coordinate and cumulative frequency as y coordinate. Intersecting point of less than ogive and more than ogive gives the value of median. जो लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव जिस कर्व पे मिलते हैं वो मीडियन कहलाता है. क्या कहलाता है? मीडियन. में जीरो लोअर लिमिट को ले लेंगे. 0 से 10, 10 से 20, तो 0 को लेंगे, 10 को लेंगे, 20 को लेंगे. लोअर लिमिट होगी ना, उसको ले लेंगे. इसमें अपर लिमिट को लिया, इसमें लोअर लिमिट को ले लेंगे. जीरो, 10, 20, 30. के बाद आता है फ्रीक्वेंसी कर्व. इन्हें बोलते हैं फ्री हैंड स्मूथ कर्व. लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ये होते हैं 4 टाइप्स के. पहला कहलाता है बेल शेप्ड. ये बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व. दूसरा कहलाता है यू शेप्ड. तीसरा कहलाता है जे शेप्ड. और फोर्थ कहलाता है मिक्स्ड कर्व. एल यू जे. फ्री हैंड स्मूथ कर्व. लिमिटिंग फॉर्म.
जे और ये लास्ट में बताया वेल शेप्ड कर्व, बस इसी पे क्वेश्चन है। वेल शेप कर्व जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल मीन पे होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कर्व, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कर्व कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए काम में आता है। हाइट, वेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए काम में आता है। ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने के कारण मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होते हैं। नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लाइन डायग्राम की डायमेंशन क्या होती है? वन डायमेंशनल। बार ग्राफ वन डायमेंशनल। रेक्टेंगुलर टू डायमेंशनल। पाई चार्ट टू डायमेंशनल। सर्कुलर डायग्राम टू डायमेंशनल। क्यूब थ्री डायमेंशनल। क्यूबॉइड थ्री डायमेंशनल। स्फीयर थ्री डायमेंशनल। कोन थ्री डायमेंशनल। सिलेंडर थ्री डायमेंशनल। यहां पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हाँ, ये टॉपिक अलग हो गया। यस। रीजनिंग। नहीं, वो तो मीन खिसक जाता है, वो तो स्क्यूड हो जाता है। स्क्यूड में तीनों बराबर नहीं होते। जब ये इधर आके ऐसे इधर आ जाता है ना, इधर अगर मीन आ जाता है तो उसे पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं, मीन बड़ा है। इधर अगर मीन आ जाता है तो नेगेटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड।